आज बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन रहा। बिहार में तेजस्वी यादव ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग फेल हुआ है, पास हुआ। इसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले पॉलिटिकल प्राइम की पहली खबर गोरखपुर का वो गंडांसा कांड है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा बगदादी के मोहरे वाला है। तो क्या मुर्तजा बगदादी का मोहरा है? क्या गोरखपुर कांड की प्लानिंग पहले से हो रही थी? आज इस खास रिपोर्ट में गोरखपुर कांड का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। बगदादी की आतंकी ब्रिगेड। गोरखपुर कांड का गंडासा कनेक्शन। 3 अप्रैल की शाम जब मुर्तजा नाम का ये युवक हाथ में गंडासा लेकर गोरखपुर मंदिर पर हमले के लिए पहुंचा, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि गंडासे का ये गठजोड़ बगदादी के ग्रोह तक चला जाएगा। इस गठजोड़ की हर परत खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आरोपी मुर्तजा का वो कबूलनामा दिखाते हैं जो उसने 4 अप्रैल को पुलिस के सामने दिया था। एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। CAA, NRC और हिजाब को लेकर बदले के इरादे से मुर्तजा ने हमला किया। अब आपको मुर्तजा के IS कनेक्शन का काला चिट्ठा भी बताते हैं। पहली तस्वीर IS के आतंकियों के हाथ में ठीक वैसा ही गंडासा है जैसे गंडासे से मुर्तजा ने गोरखपुर में पुलिस वालों पर हमला किया था। 25 मार्च को यानी गोरखनाथ मंदिर में हमले से करीब 1 हफ्ते पहले आतंकी संगठन ISIS 4 मिनट का एक वीडियो जारी कर दावा करता है कि भारत में उसके 4 स्लीपर सेल एक्टिव हैं। वीडियो में दिखाए जा रहे भारतीय आतंकियों के हाथ में देसी गंडासे भी नजर आ रहे हैं और इसके कुछ ही दिन बाद गोरखनाथ मंदिर में हमला हो जाता है। जांच एजेंसियां गंडासा एंगल को केवल संयोग मानकर नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, जांच में खुलासा हुआ है कि मुर्तजा कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। व्हाट्सएप ग्रुप में देश के अलग अलग हिस्सों और नेपाल तक के सदस्य जुड़े थे। मुर्तजा का पासपोर्ट भी जब्त किया गया है, जिससे पता चला कि 6 महीने पहले मुर्तजा दुबई भी गया था। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमले से ठीक पहले मुर्तजा नेपाल गया था। साथ ही मुर्तजा के लगातार संपर्क में रहने वाले सहारनपुर के अब्दुल रहमान को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हमले वाले दिन भी अब्दुल रहमान और मुर्तजा के बीच बातचीत हुई थी। मुर्तजा के IS कनेक्शन की जांच में सच सामने लाने की कोशिश जारी है। वहीं परिवार अब भी मुर्तजा की मानसिक बीमारी का हवाला दे रहा है। लेकिन गोरखपुर के हमले से एक बात तो साफ है कि सीरिया में बगदादी की मौत के 2.5 साल बाद भी उसके जहर का असर जारी है। गोरखपुर कांड में एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के बाद राजनीति भी गर्म हो रही है। अखिलेश ने गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा की पैरवी की तो बीजेपी ने SP पर एक बार फिर अपराधियों के पैरोकार होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर गए तो पार्टी के MLC प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने थे, लेकिन गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा पर दिए बयान ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। अखिलेश के इस बयान को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश मान ले कि वो आतंकी समर्थक हैं। अखिलेश जी को स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को
जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। साथ ही बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो अखिलेश पर डॉक्टर होने का तंज भी कसा है। मुझे जान करके आश्चर्य हो रहा है अभी तक कि अखिलेश यादव तो एक पार्टी के राजनेता तो हैं, मुख्यमंत्री पूर्व तो हैं, लेकिन पहली बार मालूम हुआ कि मानसिक चिकित्सक के डॉक्टर भी अखिलेश यादव हो गए और वोट के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब अखिलेश यादव अपराधियों के पक्ष में भी खड़े हो रहे हैं। वो मुर्तुजा जिसने आतंकी हमले गोरखपुर में। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो अखिलेश को ही अपनी जांच करवाने की सलाह दे डाली। मुझे लगता है अखिलेश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको किसी अच्छे मस्तिष्क विशेषज्ञ से अपनी जांच करानी चाहिए। मुर्तजा की तो जांच करा ली गई और डॉक्टरों ने बता दिया इसके मस्तिष्क में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। साफ है कि बीजेपी अखिलेश के इस बयान को हल्के में नहीं जाने देने वाली है। आगे भी इस बयान पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर घेर सकती है। यूपी में योगी सरकार एक्शन में है। एक तरफ सीएम योगी मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज के लिए 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार में बुलडोजर भी फुल स्पीड में चल रहा है। और ताजा मामला बरेली का है, जहां विवादित बयान देने वाले विधायक पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की। यूपी में एक तरफ सीएम योगी का नाम गूंज रहा है तो दूसरी तरफ बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाने की ये तस्वीरें यूपी के बरेली की है। ये कार्रवाई हुई है एसपी विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर। आरोप है कि विधायक ने बिना नक्शा पास करवाए ही पेट्रोल पंप का निर्माण कराया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। 2 बुलडोजर की मदद से दिल्ली रामपुर नेशनल हाईवे पर बने इस पेट्रोल पंप को खंडहर बना दिया गया। बता दें कि बरेली प्रशासन की एक कार्रवाई एसपी के उसी बयानवीर विधायक पर हुई है, जिस विधायक ने 3 अप्रैल को ये विवादित बयान दिया था। उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। वहीं समाजवादी पार्टी इसको बदले की कार्रवाई बता रही है। यूपी में योगी सरकार का फुल स्पीड में चल रहा है बुलडोजर। अमेठी और बिजनौर में भी प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से कार्रवाई की। अमेठी में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध कब्जे को गिराया गया, तो बिजनौर हत्या आरोपी के चंगुल से ग्राम समाज की जमीन को खाली करवाया गया। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां भ्रष्टाचार को लेकर भूचाल आया हुआ है। आमने सामने है शिवसेना और बीजेपी के 2 नेता। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत के परिवार के फ्लैट और प्लॉट जब्त किए, तो संजय राउत बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लगातार करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति गर्म है। पूरी कहानी देखिए। शिवसेना का ये शक्ति प्रदर्शन संजय राउत के स्वागत में है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां संजय राउत ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार पहुंचे। ईडी ने कुछ घंटे पहले संजय राउत के परिवार का दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में 8 प्लॉट जब्त किए। इस मामले के तार 1034 करोड़ के गोरेगांव के पत्राचाल से जुड़े हैं, जिसमें संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई के बाद से संजय राउत महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। आरोप आईएनएस विक्रांत को लेकर है। बुधवार को संजय राउत कुछ कागज लेकर मीडिया के सामने पहुंचे, तो आज संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाने की बात कही। लोकसभा में भी उठेगा, राज्यसभा में उठेगा और पूरे महाराष्ट्र में आईएनएस विक्रांत, शिव विक्रांत का जो घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का भारतीय जनता पार्टी के तरफ से,
वो मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश भर में गूंजा। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, 4 बिल्डर के थ्रू क्रेडिट तुम्हारे अकाउंट में आए हैं, एक कागज तो दिखाओ। एफआईआर की कॉपी ठाकरे सरकार मुझे दे नहीं रही है, बोले रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन एफआईआर की कॉपी दे नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। राज्यसभा में संजय राउत और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएनएस विक्रांत का मुद्दा उठाया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि शिवसेना के संजय राउत बीजेपी के किरीट सोमैया को जिस मुद्दे पर घेर रहे हैं वो है क्या। आईएनएस विक्रांत मामला 2019 का है। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी। लोगों से पैसे जमा किए थे, पैसे राजभवन में जमा होने थे। संजय राउत का दावा है कि 57 करोड़ रुपए जमा हुए और इन्हीं पैसों का घोटाला हो गया। संजय राउत के मुताबिक किरीट सोमैया के साथ साथ उनका बेटा भी इस घोटाले में शामिल है। सोमैया इसे महाराष्ट्र सरकार की ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर, और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। वो पैसा पीएमसी बैंक के माध्यम से उसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। पीएमसी बैंक का उसमें इस्तेमाल किया है बाप बेटे ने। एक कागज नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है, तो ठाकरे सरकार सिर्फ जो उनके माफिया सरदार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में फंस रहे, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यह नौटंकी है। केंद्र सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार की चल रही लड़ाई के बीच इस वक्त जांच एजेंसियों की भूमिका अपने पूरे चरम पर है। एक और जहां ईडी ने ठाकरे सरकार के घटक दल के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करके उनकी नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर ठाकरे सरकार के अधीन काम करने वाली महाराष्ट्र पुलिस ने भी दनादन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के बीच की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है, क्योंकि मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। बीएमसी पर अपनी पार्टी का झंडा फहराने के लिए बीजेपी और शिवसेना दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और अब बात करेंगे बिहार के एमएलसी चुनाव के प्रयोगशाला की। और मैं इस वक्त बिहार विधानसभा परिषद के बाहर खड़ा हूं। अब जब मैं आपको अंदर ले चलूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से यहां तस्वीर बदली हुई आपको नजर आएगी, कैसे बिहार में आज सदन की तस्वीर बदल गई है। अब देखिए, मैं अंदर आ गया हूं सदन के। आज विधान परिषद के इस चुनाव में कई प्रयोग सफल हुए तो कई फेल भी हुए। आज के नतीजों ने बिहार विधान परिषद की तस्वीर कैसे बदली है, पहले जरा उसे आप समझिए। कुल यहां 75 सीटें हैं बिहार में विधान परिषद की, जिसमें अब एनडीए के पास 52 हो गया है, आरजेडी के पास 10, कांग्रेस के पास 4 और अन्य के पास 8 हैं। तो बिहार के एमएलसी चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव ने नया प्रयोग भी किया था। तेजस्वी ने इस बार 24 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें यादवों के बाद सबसे ज्यादा टिकट भूमिहार उम्मीदवारों को दिया। और तेजस्वी के इस प्रयोग ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म बनाए रखा। आज उस प्रयोग का परिणाम आया तो सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी पास हुए या फेल। तो आप भी देखिए बिहार की राजनीति पर असर डालने वाली ये रिपोर्ट और फैसला कीजिए, आपके हिसाब से नतीजे क्या कहते हैं। बिहार में हुए एमएलसी चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल तो की, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा उस प्रयोग की हो रही है जिसमें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सफल होते दिखे। राजद 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, जिसमें से 6 पर पार्टी को जीत मिली है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में प्रयोग करते हुए 8 यादवों के बाद सबसे ज्यादा 5 भूमिहारों को टिकट दिया। इन 5 भूमिहार उम्मीदवारों में से 3 जीत गए हैं। आरजेडी के जो भूमिहार उम्मीदवार जीते हैं उनमें पटना से कार्तिक कुमार, मुंगेर से अजय सिंह, पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार। वैसे तो ये चुनाव आम जनता का चुनाव नहीं था, फिर भी राजद के टिकट पर भूमिहारों की ये जीत बिहार में बदलते सामाजिक समीकरण का संदेश दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में भूमिहार बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। इस चुनाव में छपरा से बीजेपी ने जिस भूमिहार जाति के सचिदानंद राय का टिकट काटा वो निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीट थी, इस बार घटकर 7 हो गई है। जेडीयू के पास पिछली बार 5 सीट थी, इस बार 5 है।
आरजेडी 2015 में 4 सीटों पर जीती थी, इस बार 6 सीट। 1 सीट एनडीए की सहयोगी पशुपति पारस की पार्टी को मिली है। 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। 4 सीट पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एनडीए को भले ही सबसे बड़ी जीत मिली है, लेकिन सीटों की संख्या पहले से कम हो गई है। और आरजेडी की जीत इस मामले में बड़ी है क्योंकि पार्टी की रणनीति ने राबड़ी देवी की नेता विपक्ष वाली कुर्सी बचा ली है और नया सामाजिक समीकरण बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।